जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आयन के बारे में पढ़ लिया था। आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं, मतलब धातु और अधातुओं की जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके अंदर आयनिक अभिक्रिया भी होती है, जो अपन ने समझी थी संयोजकता के आधार पर। माने कि जो धन आयन होगा वो ऋण आयन के साथ में क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, और जो यौगिक बनेगा वो आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब उसके अपन आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रकृति, मतलब वो उसकी प्रकृति होती कैसी है। ठीक है, तो वो होता है ऋण तथा धन आयनों के बीच में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो मजबूत होता है आकर्षण बल। क्या होता है दोस्तों? मजबूत आकर्षण बल होता है। धन आयन और ऋण आयन जब अभिक्रिया करेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? मजबूत आकर्षण बल, जो बंध है वो बन जाता है। इस कारण अगर कोई चीज मजबूत होगी, कठोर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मजबूत होगी तो कठोर भी होगी। ठीक है, लेकिन बल लगाने पर वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, हालांकि वो कठोर तो होते हैं लेकिन आसानी से नहीं टूटते, लेकिन अगर उस पर बल लगाएंगे तो टूट जाएंगे। आगे देखते हैं गलनांक तथा क्वथनांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है? गलनांक वो होता है, जैसे मान के चलिए तीन अवस्था होती है अपने पास में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, गलनांक उसको बोलते हैं कि कोई अपने पास पदार्थ है, ठोस पदार्थ। कौन सा वाला? ठोस पदार्थ। जब ठोस पदार्थ को अपन ताप देंगे और धीरे धीरे ताप देते देते उसके पास में ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। और जिस न्यूनतम ताप पर वो द्रव न्यूनतम ताप न्यूनतम ताप पर द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे उस पदार्थ का गलनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? इसको आगे लेके चलेंगे। जब द्रव कोई चीज है अपने पास में, द्रव पदार्थ है, उसको जब अपन इतना ताप देंगे कि वो खोलने लग जाए। ठीक है, वो क्या करे? खोलने लग जाए, मतलब वो द्रव से गैस अवस्था में जो है परिवर्तित होना शुरू हो जाए। किस ताप पर? न्यूनतम ताप पर। किस ताप पर? न्यूनतम ताप पर। उस ताप को अपन बोलेंगे उस पदार्थ का क्वथनांक। ठीक है, तो इस जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? दोनों ही हाई होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। क्यों बहुत अधिक क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था कि जो धन आयन और ऋण आयन जब अभिक्रिया करेंगे तो मजबूत बनाएंगे आकर्षण बल, और मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे कोई छोटा मोटा पहलवान होता है उसको तो हर कोई हरा देता है, लेकिन एक बड़े पहलवान को हराने के लिए उससे बड़ा, मतलब उससे मजबूत, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस वाला पहलवान चाहिए होता है, वही उसको हरा पाएगा। वैसे ही मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपन को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसको ज्यादा अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी जाके वो टूटता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है मजबूत। जो आयन होते हैं उनके अंतर आयनिक का मतलब होता है जो आयन, जो धन आयन और ऋण आयन जो बंध बनाते हैं, उस बंध को बोलते हैं अंतरा आयनिक आकर्षण बल। ठीक है, उन आयनों के मध्य जो बल बनता है उसको बोलते हैं अंतरा आयनिक। ठीक है, तीसरे देखेंगे घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब होता है कि भाई कोई वस्तु कितनी, कैसे और वो कब घुल सकती है। ठीक है, घुलनशीलता का मतलब होता है कि वो इसके अंदर घुल सकती है, नहीं घुल सकती। ठीक है, तो अपन जो जब आयनिक यौगिक बनेंगे तो वो जल के अंदर तो क्या होती है? घुलनशील होती है। जल के अंदर तो होती है घुलनशील, लेकिन केरोसिन, ऑयली पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोल और केरोसिन वगैरह, उसके अंदर होती है अघुलनशील। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आयनिक यौगिक जो होता है वो जल के अंदर तो होता है घुलनशील, और केरोसिन, पेट्रोल ऐसे जो विलायक होते हैं उसके अंदर अघुलनशील होता है। ठीक है, चौथा चौथा अपन गुणधर्म देखते हैं विद्युत चालकता। चार गुणधर्म होते हैं: भौतिक प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, और घुलनशीलता, और चौथा होता है विद्युत चालकता। ठीक है, अब विद्युत चालकता मतलब होता है कि उसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो पाती है, नहीं हो पाती। देखिए, जब अपन आयनों की अभिक्रिया करवाएंगे, किसी भी परमाणु की अभिक्रिया करवाएंगे, जब वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, जब वो ठोस अवस्था में होता है तो वो विद्युत चालक नहीं होता है। ठीक है, तो वो विद्युत चालक नहीं होता। लेकिन जैसे ही जलीय विलयन उसको बनाते हैं, मतलब उसको पानी के अंदर घोल लेते हैं, तो वो विलयन होता है जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन के अंदर क्या होता है? जो विद्युत चालकता होती है वो
शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब विद्युत चालक जो सीधा सीधा समझिए, ठोस अवस्था में विद्युत चालक नहीं होता है, लेकिन जलीय विलयन में मतलब उसको जब अपन पानी में घोल देते हैं तो उस विलयन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन शुरुआत करते हैं धातुओं की प्राप्ति पे, कि धातुओं की जो प्राप्त होता है वो अपन कैसे करते हैं, मतलब धातु अपन को कैसे मिलते हैं और अपन उसको किस प्रकार उपयोग में लेते हैं। देखिए, उससे पहले अपन समझते हैं कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। खनिज वो होता है जो इस पृथ्वी पर अपन को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं। इस पर्पटी के अंदर चूना पत्थर हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज हो गई। अगर अपन को कैल्शियम चाहिए तो चूना पत्थर चाहिए, और उसके अंदर पत्थर भी मिला होगा, मतलब वो एक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से अगर अपन को कैल्शियम को अलग करना है तो कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अपन को प्योर कैल्शियम तो प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो भी नेचर ने अपन को दिया है जिस फॉर्म में, वो अपन को क्या बोलते हैं, उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक रूप से अपन को मिल रहा है। ठीक है, इसका क्या होता है, मान के चलिए अपने पास कोई चीज है, जैसे स्टील है। ठीक है, अब स्टील के अंदर क्या होता है कि जब अपन लोहे में 0.01% कार्बन मिला देते हैं तो अपन उसको बोलते हैं लोहा अयस्क। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक बार देख लो। खनिजों में जिस विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है उसे उसका अयस्क कहते हैं। ठीक है, लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होंगी, ठीक है, लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होंगी, उन सब में लोहे का अनुपात ज्यादा होगा अदर तत्व की तुलना में। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका अयस्क कहते हैं, मतलब लोहे का अयस्क बोलेंगे उसको। ठीक है, इसलिए जब भी लोहे की जो खदान होती है उसके पास में ही लोह इस्पात फैक्ट्री के नाम से ऐसे चलने लग जाती है, मतलब लोहा इस्पात। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोहा तो निकलता ही है, लेकिन लोहे से अदर चीजें भी बनती है। अगर वो लोहे को दूसरी जगह ले जा करके फिर वहां पर दूसरी चीजें बनाएगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें क्या काफी खर्चा हो जाता है, टाइम भी काफी लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए जहां पर लोहे की जो खदान होगी वहीं पर ही लोह इस्पात की फैक्ट्रियां लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका समझ में आया, खनिज समझ में आया। अब देखो धातुओं का निष्कर्षण। धातु मतलब जो भी धातु अपन परमाणु जो टेबल होती है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, तो अब कोई सी भी धातु की अपन बात करते हैं, मुख्यतः अपन बात करें कुछ एक धातु की अभी फिलहाल, तो धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है कि भाई धातु जो है उनको अलग कैसे करें, किसी आधार पर, सक्रियता के आधार पर। ठीक है, धातु को कैसे अलग करने की क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, तो वो अपन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर तीन अपन ने पता किया था, सबसे कम अभिक्रियाशील, मध्यम वाली और सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील मतलब जो बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करेगी, वो किसी से फटाफट अभिक्रिया नहीं करेगी, ना किसी से, जैसे बोलता है ना कोई किसी को व्यवहार होता है, किसी से फालतू बात नहीं करता आसानी से, ऐसे चुपचाप रहते हैं, तो वो कम अभिक्रियाशील धातु के अंदर आते हैं। वो स्वतंत्र रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर रहे, तो अलग कैसे रहेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, वो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, भाई वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर रहे, अकेले पड़े हुए हैं, तो वो स्वतंत्र ही रहेंगे, किसी से उनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील वाले होते हैं स्वतंत्र। इसके अंदर चार अपन देख लेते हैं, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है और कॉपर होता है। चार होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर। कौन कौन से, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाले जो धातु है वो है। जिसके अंदर गोल्ड और जो प्लेटिनम तो आपको वैसे ही मिलेंगे सेपरेट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिल्वर और जो कॉपर होता है ये कभी कभी आपको ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भी मिल जाते हैं। इसके अंदर ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भी आपको कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसे हर बार नहीं मिलता। वैसे आपको ये चारों जो है सिंपली आपको सेपरेट ही मिलेंगे, लेकिन बाई चांस कभी, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन में मतलब बहुत धीरे अभिक्रिया करते हैं, तो उस वो किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड के रूप में, वरना आपको ये नॉर्मल एज अ सिल्वर या फिर कॉपर ही मिलता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मध्य अभिक्रियाशील, मतलब जो थोड़ी थोड़ी अभिक्रिया कर भी लेती है, नहीं भी कर लेती है। ठीक है, मतलब ज्यादा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि फटाफट वो किसी को जैसे एक्शन का फटाफट रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो मध्यम अभिक्रियाशील मतलब जो अभिक्रियाशील तो कहते हैं लेकिन थोड़ा धीरे करती है, वो स्वतंत्र नहीं रहेगी।
ठीक है, एक तो स्वतंत्र नहीं रहेगी क्योंकि अभिक्रियाशील है भाई, इसकी तरह थोड़ी कि एकदम हल्ले हल्ले जैसे कछुआ चाल चलता है वैसा थोड़ी है, थोड़ा सा तेज चलता है, ठीक है, एवरेज स्पीड जिसको अपन बोलते हैं। तो चल लेती है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह पाती, लेकिन इसके अंदर तीन होते हैं, जिंक, आयरन और लेड। जिंक, आयरन और लेड ये अपन को मिलेंगे किस रूप में मिलेंगे भाई, स्वतंत्र नहीं है तो किसी ना किसी फॉर्म में तो मिलेंगे, या तो जिंक ऑक्साइड हो गया जैसे मैं, या फिर सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में, तीन रूप में पाए जाते हैं। जो कम अभिक्रियाशील वाले थे वो थे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, जिसमें से सिल्वर और कॉपर ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में मिल रहे थे। लेकिन ये कौन कौन से, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है, जिंक, आयरन और लेड, कौन कौन से, जिंक, आयरन और लेड, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है। अब ये तीनों ही अपन को किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं और कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकते हैं, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में भी, सल्फाइड के रूप में भी और कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकते हैं, तीनों के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो फटाफट अभिक्रियाशील हो जाती है किसी के साथ में भी, ठीक है, अगर वो उसकी संयोजकता मैच खाती है तो, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, पहली बात तो स्वतंत्र होंगे नहीं होंगे बताइए आप, ये स्वतंत्र नहीं होंगे भाई, स्वतंत्र नहीं होंगे, फटाफट अभिक्रियाशील कर लेती है, जब ये अभी स्वतंत्र नहीं है तो ये कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, पांच है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ठीक है, पांच है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु कौन कौन से थे, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, कौन कौन से थे सबसे कम अभिक्रियाशील वाले, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये स्वतंत्र नहीं थे, ऑक्साइड और सल्फाइड ग्रुप में पाए थे अपन को, ठीक है। मतलब ये अपन को या तो जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये तो अपन को मुख्यतः इसके अंदर ही मिलेंगे, वैसा कोई किसी के साथ में नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉपर और जो सिल्वर है वो अपन को कभी कभी ऑक्साइड और सल्फाइड ग्रुप में भी मिल जाते हैं, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु थे, जिंक था, ठीक है, आयरन था और लेड था, जिंक, आयरन और लेड, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है, तीनों के तीनों अपन को किस रूप में मिले थे, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में मिल सकता है, अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, लेड की बात करेंगे तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, अगर तीसरा कौन सा था, आयरन, आयरन की ऑक्साइड, आयरन की बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको कार्बोनेट के साथ में देखें तो जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, आयरन कार्बोनेट हो जाएगा और लेड कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले थे, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मतलब दो तीन तो आपको याद रखने हैं, जैसे आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख दो आप, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कौन सा है, ठीक है। तो एक तो इसमें याद रख लो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, एक मेरे साथ दोहरा लीजिए, दो तीन बार याद हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर आप दोहराते रहिएगा क्लास में तो याद हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। दो चार बार दोहरा रहिए, आप क्लास में बैठ के आंख बंद करके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपन को, अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऑक्साइड के रूप में भी पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में भी पाए जा सकते हैं, या कोई और फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, मतलब इसके कोई तथ्य नहीं है कि भाई ये किसी भी फॉर्म में अपन को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर सेपरेट तो मिलेंगे नहीं है, आपको देख रहा हो कि भी स्वतंत्र रहने वाले हैं नहीं। लेकिन ये तो तीनों जो है, जो मध्यम अभिक्रियाशील वाले होते हैं, वो तीनों तो आपको तीनों फॉर्म के अलावा किसी रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तो किसी फॉर्म में मिल सकते हैं, और भी कोई सल्फेट हो गया या फिर जो भी इसकी फॉर्म होती है उसके अंदर ये मिल जाते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब अपन शुरुआत करते हैं कि जो अयस्क होता है, खनिज के बारे में पढ़ लिया था कि अपन जैसे कोई पृथ्वी से कोई चीज मिल देगी तो वो अपन को किस किस रूप में मिल सकती है। अब अपन जो अयस्क मिला है, ठीक है, वो उसको अपन धातु में कैसे बदलेंगे, मतलब थोड़ा सा जो बीच का हिस्सा होता है, मतलब ज्यादा डीपली तो नहीं है इसके अंदर, फिर भी काफी सारी चीजें बताई गई है एक चार्ट के आधार पर, तो अपन आइए उसको समझते हैं, ठीक है। अयस्क मिलेगा अपन को, अयस्क का कुछ ना कुछ क्या होगा, सांद्रण होगा, ठीक है। सांद्रण का मतलब होता है कि जब अपन विलेय में, ठीक है, जो विलेय होता है उसको अपन जब मिलाएंगे विलायक में, ठीक है, तो किसी ना किसी की मात्रा जो है अधिक होती है। जैसे मान के चलिए चीनी है,
उसको अपन पानी में घोलते हैं, घोलते 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 क्या हो जाता है, जो सांद्रण है मतलब गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो सांद्र को मतलब बोलते हैं गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन, और तनु होता है पतलापन। ठीक है, इतना याद रख लो, सांद्र मतलब होता है गाढ़ापन और तनु मतलब होता है पतला। ठीक है, आइए देखिए, अपन ने देखा था अभी 3 अभिक्रियाशील होती है, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, अब उच्च अभिक्रियाशील में तो क्या होगा, जो गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे। ठीक है, जो गलित धातु, ये अपन को किस अवस्था में प्राप्त होता है, गलित अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में अपन को उसको जो मिलता है उसको अपन क्या करेंगे, गलित अवस्था में ले जा करके उसको क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा उसके अंदर इलेक्ट्रोड और कैथोड वगैरह डाल करके उसके अंदर विद्युत अपघटन करेंगे। ठीक है, और उससे अपन को शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे है, उसके जो चैप्टर है उसके मैं बता दूंगा आपको कि भाई विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, आगे चैप्टर में आपके दिया गया है। उसके बाद अपन को जो अशुद्धियां रहती है वो नीचे बैठ जाती है विद्युत अपघटन करने से, और जो धातु है वो अलग होकर के चिपक जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है, ये अपन को 2 प्रकार से मैंने बताई थी, एक तो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, 2 रूप में अपन को मिलती है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। ठीक है, कार्बोनेट का तो करेंगे अपन निस्तापन। ठीक है, और सल्फाइड का करेंगे भर्जन। ठीक है, निस्तापन क्या होता है वो समझिए। निस्तापन क्या होता है, मान के चलिए अपन इसको सीमित वायु में क्या करेंगे, सीमित वायु में अधिक ताप पर करेंगे गर्म। ठीक है, सीमित वायु में अपन क्या करेंगे, अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे कार्बोनेट अयस्क को, तो अपन को जो अयस्क है वो किस रूप में चेंज होकर मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनेट से किसके अंदर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब निस्तापन किसका करेंगे, कार्बोनेट का। सल्फाइड का करेंगे अपन भर्जन। भर्जन का मतलब क्या होता है, भर्जन का मतलब होता है जो सल्फाइड अयस्क है इसको अपन ना ऑक्साइड के रूप में बदल लेते हैं। एक प्रोसेस होती है भर्जन, वो आपके इतनी डिटेल में दी गई नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क उसका करेंगे अपन भर्जन। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना ही कहलाता है भर्जन। ठीक है, एक क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, भर्जन एक प्रक्रिया होती है। मतलब सल्फाइड अपने पास में, उसको अपन ने क्या किया, गर्म करके ऑक्साइड के रूप में बदल दिया, उसी को कहलाता है अपन भर्जन। ठीक है, सल्फाइड अयस्क मिल जाएगा। सल्फाइड अयस्क का अपन करेंगे धातु का करेंगे अपचयन, अपचयन प्रक्रिया। ठीक है, फिर उसका शोधन करके अपन को जो धातु है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए, अगर कार्बोनेट है तो क्या करेंगे निस्तापन, सल्फाइड है तो उसका करेंगे भर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु अपन को सल्फाइड के रूप में मिलती है। ठीक है, ज्यादातर अपन को या तो सल्फाइड ग्रुप में मिलेगी या फिर वैसे अपन को मिल जाती है। उसका अपन क्या करेंगे, सल्फाइड का अपन ने किया था भर्जन, भर्जन करके अपन को धातु मिल जाएगा, और जो उसके अंदर क्या होता है उसका अपन करेंगे दोबारा परिष्करण। ठीक है, उसका करेंगे अपन परिष्करण, और परिष्करण करने के बाद में अपन को जो शुद्ध धातु है वो मिल जाएगा। ठीक, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब भर्जन तो कर लिया, यहाँ पर धातु भी मिल गया, लेकिन परिष्करण करने की क्या जरूरत पड़ी, जरूरत ये पड़ी क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है, या कुछ ना कुछ रेत के कण होते हैं जिनको अपन कहते हैं गैंग। ठीक है, क्या कहते हैं, गैंग, गुंडे वाली गैंग नहीं, मतलब किसी भी धातु में जब अपन कुछ अशुद्धियां रह जाती है उसको अपन बोलते हैं गैंग। ठीक है, उसको अपन केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, गैंग, उन अशुद्धियों को, और परिष्करण के द्वारा हो जाती है अलग, और अपन को मिल जाता है शुद्ध धातु। ठीक है दोस्तों, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट में पूछ ले या फिर टेलीग्राम पे जाके अपन से पूछ सकता है। ठीक है, जिसको भी जुड़ना हो टेलीग्राम पे जुड़ सकता है, नोट्स वहां पर अपन प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी मेरे हाथ के लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अब आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।